हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसका टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, चोल साम्राज्य और हर्षवर्धन। इन सारे टॉपिक से हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग कुछ डिटेल्स जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो पाकिस्तान में है, वर्तमान में रावी नदी के किनारे है। इनका खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है, वर्तमान में सिंध प्रांत में है और ये सिंधु नदी के किनारे है। इनकी खोज राखालदास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी द्वारा 1922 में किया गया था। इससे भी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। लोथल जो डॉकयार्ड है, बंदरगाह है, ये वर्तमान में गुजरात में स्थित है और इसका खोज आज़ादी के बाद हुआ था, एस.आर. राव द्वारा किया गया था। धोलावीरा जो गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में आता है, जे.पी. जोशी ने इनकी खोज किया था 1967 में। खुदाई आर.एस. बिष्ट ने किया था। राखीगढ़ी जो वर्तमान हरियाणा में स्थित है, इनकी खोज क्या है, एस.एन. राय और उनके सहयोगी साथियों ने। नेक्स्ट है कालीबंगन जो राजस्थान में है और घग्गर नदी के किनारे है। ये एसएलएसटी वेस्ट बंगाल एग्जाम में भी पूछा था, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है। आइए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहला है वैदिक सभ्यता, बी नंबर सिंधु घाटी सभ्यता, सी गुप्तकालीन सभ्यता, डी मगध सभ्यता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता को सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में पाया गया है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता को दयाराम साहनी ने और 1922 में मोहनजोदड़ो को राखालदास बनर्जी ने खोजा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया गया जो इम्पोर्टेंट नहीं है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी घग्गर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है और हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन स्थित है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसको याद रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो जो शब्द है, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, नृत्य करती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल। नृत्य करती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु से बनी थी। डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदड़ो से मिला था, मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिला था, ये किस धातु से बनी थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी पत्थर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य धातु से, ब्रोंज धातु से जो है ये डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिला है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्ज़ाम में, एनटीपीसी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डांसिंग गर्ल की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है और ये जो है लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनी है। लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनी है ये डांसिंग गर्ल की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा वासियों की प्रमुख फसल कौन सी थी। हड़प्पा वासियों की प्रमुख फसल कौन सी थी। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी गन्ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जौ।
जो फसल है वो हड़प्पा वासियों की प्रमुख फसल थी और लोथल से धान की साक्ष्य मिला था। हड़प्पा सभ्यता में जौ और गेहूं फसल प्रमुख थी। लोथल से चावल के अवशेष मिले थे। तो लोथल जो चावल का अवशेष है वो लोथल से मिला था। ये बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह था। हड़प्पा से जौ और गेहूं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से है। 5 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तोत्र किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में कौन सा देवता का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है? इसका ऑप्शन है वरुण देवता, अग्नि देवता, इंद्र देवता, सोम देवता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र देवता। ऋग्वेद में 250 बार इंद्र देवता का उल्लेख किया गया है और 200 बार अग्नि देवता का उल्लेख किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं टोटल वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद का नाम है ऋग्वेद, उसके बाद है यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद को सबसे नवीनतम वेद माना जाता है और ये सबसे लोकप्रिय वेद है अथर्ववेद। ऋग्वेद में संस्कृत मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है और इनमें 250 बार इंद्र देवता को समर्पित किया है, 200 बार अग्नि देवता का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र की स्थापना महर्षि विश्वामित्र मुनि ने किया था। इसका ऑप्शन देखिए, अग्नि देवता, सोम देवता, सावित्री देवता और वरुण देवता। गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सावित्री देवता या सूर्य भगवान को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यः, इस मंत्र का व्यवहार विश्वामित्र मुनि अनार्य को आर्य में कन्वर्ट करने के लिए करते थे। आइए जानते हैं गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में और 62वें सूक्त से लिया गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल और 62वें सूक्त से गायत्री मंत्र को लिया गया है। इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद में 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों की मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? आप सभी लोग जानते हैं टोटल उपनिषद की संख्या 108 है। इसका विषय क्या है? ऑप्शन ए यज्ञ, ऑप्शन बी आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी व्यापार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान। उपनिषद का मुख्य विषय जो है आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान होता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है और ये आत्मा और ब्रह्म से संबंधित होता है। उपनिषद का एक और नाम है वेदांत। अब थोड़ा सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जान लेंगे थोड़ा सा डिटेल्स में, उसके बाद आएंगे हम लोग MCQ क्वेश्चन में। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध है, जिनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनका ज्ञान प्राप्ति बोध गया यानी बिहार में हुआ था। बोधि वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था बोध गया में। प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया गया है। प्रथम उपदेश जो दिया है 5 साथियों को दिया था सारनाथ में। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म में टोटल 4 संगति हुआ है, 4 मीटिंग हुआ है, जिसमें पहला मीटिंग राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कश्मीर कुंडलवन में। इसको याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है। पहला बौद्ध संगति राजगृह में, दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में, तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, चौथा बौद्ध संगति कश्मीर कुंडलवन में। पहला बौद्ध संगति में अध्यक्षता था महाकश्यप, दूसरा में स्थविर और महासांगिक, तीसरा में था मोगलीपुत्र तिष्य, इस समय अशोक राजा थे, और चौथा में था कनिष्क के समय। तो इस समय बौद्ध संगति बौद्ध धर्म जो है 2 भाग में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में। इसको याद रखिएगा। चौथा बौद्ध संगति कश्मीर में हुआ था, जिस समय बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है जैन धर्म। जैन धर्म का जो टोटल 24 तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनका जन्म
599 में, मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी, इनका जन्म वैशाली में कुंडग्राम में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में और निर्वाण जो हुआ था पावापुरी बिहार में हुआ था। इनका प्रमुख सिद्धांत था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 सिद्धांत इसको याद रखिएगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये प्रमुख सिद्धांत थे। 5 सिद्धांत थे। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे और महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ के 5 सिद्धांत बनाए थे। जैन धर्म का बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिरत्न। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इसको याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न को बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के त्रिरत्न को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म का त्रिरत्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी सारनाथ। आप सभी लोग जानते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी। तो नेपाल के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल के लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको याद रखिएगा, 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ये नेपाल का मैप है, इसको देख लीजिए, नेपाल का मैप है और जहाँ रेड कलर का घिराव किया हुआ है यहाँ लुम्बिनी जिला पड़ता है। नेपाल के ये लुम्बिनी जिला है, यहीं पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन देखिए, सारनाथ, राजगृह, बोध गया, कुशीनगर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे, बोध गया में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोध गया में, बिहार के गया जिला में पड़ता है ये बोध गया। बोध गया महात्मा बुद्ध ने पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में इनका ज्ञान प्राप्ति हुआ था और निरंजना नदी के किनारे। ये बिहार का मैप है और सबसे नीचे है गया जिला, जहाँ रेड कलर का है वहीं पे गया जिला है और यहीं पे बैठ के पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसको याद रखिएगा, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। और क्वेश्चन भी आ गया है, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका आंसर तो हम बोल ही दिए हैं। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कुशीनगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सारनाथ। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 साथियों को प्रथम उपदेश दिया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध से रिलेटेड 5 चीज़ आपको याद रखना है। सबसे पहला है लुम्बिनी। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। दूसरा है बोध गया। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। तीसरा है सारनाथ, प्रथम उपदेश। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में 5 साथियों को दिया था। चौथा है वैशाली, सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने वैशाली में दिया था। नेक्स्ट है कुशीनारा। कुशीनारा में महापरिनिर्वाण हुआ था। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कुशीनगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। कुशीनगर में उस समय जिस समय इनका महापरिनिर्वाण हुआ था उस समय मल्ल राजा के अधीन था। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का निधन हो गया था। उस समय का उत्तर प्रदेश में पड़ता था, मल्ल राजा के अधीन में कुशीनगर स्थापित था।
और महावीर स्वामी का जन्म जो मृत्यु जब हुआ था उस समय भी मल्ल राजा के अधीन में था और उनका मृत्यु पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर और अरिष्टनेमी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 23वां तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 24वां महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव और 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी गया। तो इनका जन्म हुआ था वैशाली कुंडग्राम। वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इसको याद रखिएगा, ये बिहार के वैशाली में पड़ता है। देखिए ये बिहार का मैप है और कुंडग्राम जो टिक लगा हुआ है यहीं पे है कुंडग्राम। बिहार के ये वैशाली जिला में पड़ता है कुंडग्राम, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? 14 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पावापुरी। पावापुरी मल्ल राज्य के अधीन में था उस समय। पावापुरी बिहार के पावापुरी में इनका मृत्यु हुई थी। इस घटना को महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। महावीर का महापरिनिर्वाण पावापुरी में हुआ था, ये बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? जैन धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, वैदिक धर्म ग्रंथ, सूफी धर्म ग्रंथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म ग्रंथ। त्रिपिटक के अंदर शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक आता है। 3 बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ये 3 बौद्ध ग्रंथ है, इसको याद रखिएगा, ये त्रिपिटक के अंदर आता है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक ये बहुत फेमस है और इसको याद रखना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? ऑप्शन ए कालिदास, बी कौटिल्य, बाणभट्ट, अश्वघोष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कौटिल्य। कौटिल्य का क्या क्या नाम है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति और अर्थव्यवस्था पर आधारित पुस्तक है। राजनीति और अर्थव्यवस्था पर आधारित ये पुस्तक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? इसका ऑप्शन देखिए, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और इनका प्रधानमंत्री थे चाणक्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य इनका प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी दूत मेगास्थनीज भारत में आए थे और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक भी लिखे थे। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए कौटिल्य, मेगास्थनीज, बाणभट्ट, ह्वेनसन। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखा था। मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी दिया था मेगास्थनीज में। सामाजिक स्थिति और प्रशासनिक स्थिति के बारे में जानकारी दिया था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के इंडिका। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? 321 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व। इस घटना का उल्लेख 13वां शिलालेख में मिलता है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध का बारे में अशोक ने वर्णन किया है और इस घटना के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और ये घटना 13वां शिलालेख में लिखित है। अशोक ने किस बौद्ध संगति का आयोजन कराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय। पाटलिपुत्र में अशोक के समय बौद्ध संगति हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय हुआ था। 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक ने करवाया था। बौद्ध संगति टोटल 4 हुआ था। पहला राजगृह में 483 BC, दूसरा वैशाली में 383 BC, तीसरा पाटलिपुत्र में 250 से 51 ईसा पूर्व और चौथा
कुंडलवन कश्मीर में 72 AD में, 72 ईस्वी में। और बिहार में 3 बौद्ध संगति हुआ था, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, नागरी तमिल, संस्कृत, फारसी, प्राकृत और पाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक। तो अरमाइक इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए सही है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। सबसे अधिक शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में मिलता है। अशोक उत्तर पश्चिम के शिलालेख में खरोष्टी लिपि में लिखा था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है और 3री शताब्दी में श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया था। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को भारत के सिकंदर, भारत के नेपोलियन, भारत के नेल्सन, भारत के हिटलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख से इनका विजयों का वर्णन मिलता है और इन विजयों के कारण इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन इलाहाबाद के स्तंभ लेख से इनको इसका मिला है उपाधि। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त से। इलाहाबाद के स्तंभ लेख का संबंध समुद्रगुप्त से संबंधित है और हरिसेन ने इसको लिखवाया था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और हरिसेन। यहाँ लेख हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। और बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को ध्वंस कर दिया था, जला दिया था, जला के राख कर दिया था। इसका सही उत्तर होगा कुमारगुप्त ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश कर दिया था और पुनः निर्माण का कार्य नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पुनः नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया। फाहियान किसके समय भारत आया था? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। फाहियान जो है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय भारत आए थे। चीनी यात्री फाहियान 405 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे। ह्वेनसन किस शासक के समय भारत आया था? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक, कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के समय ह्वेनसन ने भारत आए थे। इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया और पढ़ाए भी हैं। ह्वेनसन हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। 630 ईस्वी में ह्वेनसन भारत आए थे और हर्षवर्धन के दरबार में रहे थे। हर्षवर्धन और भास्कर बर्मन के दरबार में भी ह्वेनसन ने रहा था। इनको याद रखिएगा, भास्कर बर्मन और हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसन ने रहे थे और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लिया, पढ़ाई किया और यहाँ पढ़ाए भी हैं। हर्षवर्धन ने भास्कर बर्मन से सहायता लेकर कन्नौज में अपना राजधानी स्थापित किया था। पहले राजधानी थानेश्वर में था, उसके बाद हर्षवर्धन का राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र, कन्नौज, उज्जैन और थानेश्वर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। पहला राजधानी थानेश्वर था और सेकंड राजधानी कन्नौज था। हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थापित किया था और इसके लिए भास्कर बर्मन ने बहुत हेल्प किया था, बंगाल के शासक शशांक को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक कौन थे? ऑप्शन देखिए, कालिदास, बाणभट्ट, मेगस्थनीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित ग्रंथ को लिखा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। कालिदास किसके दरबार में थे? कालिदास किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन, अशोक,
चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे और नवरत्नों में एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पाणिनि किस विषय के विद्वान थे? पाणिनि किस विषय के विद्वान थे? खगोल शास्त्र, गणित, व्याकरण, चिकित्सा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण। पाणिनि व्याकरण व्याकरण के विद्वान थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण लिखा था। अष्टाध्यायी का लेखक है पाणिनि, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, कालिदास, विशाखदत्त, अश्वघोष। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नामक एक संस्कृत नाटक की रचना किया है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, इसको याद रखिएगा। और ये मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और धनानंद की वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य इस नाटक का नायक है और जिन्होंने धनानंद को पराजित किया था और नंद वंश का नाश किया था और मौर्य वंश की स्थापना किया था, और जिसका प्रधानमंत्री था चाणक्य। तो मुद्रा राक्षस में इसको याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस एक संस्कृत नाटक है जिसका नायक है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, कन्नौज, पाटलिपुत्र। दिल्ली का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए, इंद्रप्रस्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। दिल्ली को प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। प्राचीन काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, हड़प्पा संस्कृति किस धातु से संबंधित है? हड़प्पा संस्कृति किस धातु से संबंधित है? लौह युग, पाषाण युग, कांस्य युग, तांबा युग। तो लोहा का व्यवहार नहीं जानता था, पाषाण काल तो खत्म हो गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा कांस्य युग, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और इसमें नोट करके है, इस सभ्यता के लोग लोहा का व्यवहार नहीं जानता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा का व्यवहार नहीं जानता था, क्वेश्चन में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह डॉकयार्ड कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, ऑप्शन ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल गुजरात में है और ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। गुजरात के लोथल स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह था जो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती, साबरमती, गंगा, नर्मदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साबरमती, अभी देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, मौर्यकालीन सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मौर्यकालीन सबसे बड़ा नगर कौन सा था? उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, पाटलिपुत्र तथा उज्जैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजधानी और सबसे बड़ा नगर जो है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्यकालीन सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र था जो मौर्यकालीन साम्राज्य का राजधानी भी था। मौर्यकालीन साम्राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र ही था, इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग किसने बताया? ऑप्शन देखिए, महावीर, गौतम बुद्ध, हर्षवर्धन, अशोक। तो अष्टांगिक मार्ग जो है दुख से निवारण के लिए ये अपनाया था गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया था। दुख निवारण हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को बताया था। अष्टांगिक मार्ग का संबंध गौतम बुद्ध से है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कहाँ हुई थी? बौद्ध संगति टोटल 4 हुआ था। देखिए, प्रथम संगति है वैशाली, राजगृह, काशी, सारनाथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजगृह। आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहला राजा आता है, उसके बाद उसका साली आता है वैशाली, उसके बाद पुत्र आता है पाटलिपुत्र और लास्ट में है कश्मीर।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध संगति का पहला बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था। 483 ईसा पूर्व राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। उस समय उसका शासक अजातशत्रु था। इसको याद रखिएगा, अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति हुआ था राजगृह में। दूसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध पिटक किस धर्म का ग्रंथ है? इससे पहले देखे हैं त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। तो त्रिपिटक के अंदर ही आता है शुद्ध पिटक, और ये शुद्ध पिटक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। इसको याद रखिएगा। 4 ऑप्शन में इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म शुद्ध पिटक का एक हिस्सा है। त्रिपिटक का यह हिस्सा है शुद्ध पिटक, जो बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। गौतम बुद्ध के उपदेश का संग्रह है शुद्ध पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? अंग ग्रंथ, शुद्ध पिटक, अर्थशास्त्र, उपनिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग ग्रंथ। तो बाकी तो जानते हैं शुद्ध पिटक बौद्ध ग्रंथ है। अंग ग्रंथ जो है जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। इसको याद रखिएगा, जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, धम्म चक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ है? धम्म चक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी उपदेश, ऑप्शन सी समाधि, ऑप्शन डी निर्माण। धम्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है और ये सारनाथ में हुआ था। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है और बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। 44 नंबर, अजंता एलोरा गुफा किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए वैदिक धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी चोल धर्म, चोल साम्राज्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता एलोरा की गुफाएं ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। महाराष्ट्र की अजंता एलोरा गुफाएं बौद्ध कला से संबंधित है। इसको याद रखिएगा, गौतम बुद्ध से या बौद्ध कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासकों की राजधानी क्या थी? 45 नंबर क्वेश्चन, चोल शासकों की राजधानी क्या थी? कांची, तंजौर, मदुरई, उज्जैन। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंजौर। चोल शासकों की राजधानी तंजौर में थी। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल शासक की, ये दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर में थी। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ये दक्षिण भारत का है। संगम साहित्य होता है जिसमें साहित्य को लिखा जाता है, संकलन किया जाता है। ये तमिलनाडु होगा इसका सही उत्तर। संगम साहित्य प्राचीन तमिल भाषा का साहित्य है। इसको याद रखिएगा, संगम साहित्य तमिल साहित्य है, तमिल भाषा के ये साहित्य है। टोटल 3 संगम हुआ था जिसमें साहित्यों का संकलन किया था। 47 नंबर, मेगस्थनीज किस भाषा में लिखता था? लैटिन, संस्कृत, यूनानी, अरबी। तो मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनानी, ऑप्शन नंबर सी। मेगस्थनीज किस भाषा में लिखता था? यूनानी भाषा में लिखता था। मेगस्थनीज का इंडिका है, प्रमुख रचना है उनका इंडिका। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका जो है यूनानी भाषा में लिखा था, क्योंकि वो यूनानी राजदूत थे, इसलिए मेगस्थनीज का यूनानी भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किस शासक ने सुदर्शन झील बनवाई थी? किस शासक ने सुदर्शन झील बनवाई थी? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी पुष्यगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी विक्रमादित्य। सुदर्शन झील बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था और इनका सेनापति पुष्यगुप्त ने ये निर्माण करवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यगुप्त। सुदर्शन झील किसने बनवाया था? पुष्यगुप्त ने। चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी करता है
नेक्स्ट क्वेश्चन 49, रत्नावली नाटक के रचयिता कौन है? रत्नावली नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए, कालिदास, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, विष्णु शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का कुल 3 नाटक है, इस तीनों को याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछता है। रत्नावली के लेखक हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपना राज्याभिषेक 606 एडी में किया था, 606 ईस्वी में, और इन्होंने 3 नाटक ग्रंथ लिखे हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। इन तीनों को याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछता है। पहला है रत्नावली, दूसरा प्रियदर्शिका, तीसरा नागानंद। इसको याद रखिएगा, हर्षवर्धन के 3 ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वल्लभी। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाणक्य यहीं से पढ़ाई किए थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में से एक है, जो प्राचीन भारत के गांधार क्षेत्र में स्थित है, अब पाकिस्तान में है। यह बौद्ध और हिंदू दोनों के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहाँ 64 से अधिक विषयों का अध्ययन किया जाता था, जिसमें चिकित्सा, गणित शास्त्र, अर्थशास्त्र, युद्ध विद्या शामिल थे। आचार्य चाणक्य, पाणिनि, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान विद्वानों ने तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त किया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुनों के आक्रमण के कारण नष्ट हो गया था। अब यह यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। हुनों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर किए हैं प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड। प्राचीन भारत से इतिहास से रिलेटेड 50 क्वेश्चन समाप्त किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सल्तनत, दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास को देखेंगे, और संपूर्ण इतिहास को देखने के लिए थोड़ा दिन वेट कीजिए। हम लोग टॉपिक वाइज सारे चैप्टर को लेके आ रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के इतिहास, क्योंकि अब मध्यकालीन भारत को देखना होगा, और इसके नेक्स्ट टाइम में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत। तो सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास को हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं। उसमें टॉप 40 क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लायक प्रीवियस में जो आया था उसको लेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।